स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक 9 है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बेसिकली अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें आपके पास ये ए बी सी डी जो है, यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं और इनके दरमियान ये रेजिस्टेंस R1 R2 ये R3 और ये R4 जो है ये लगी हुई है, जैसा कि यहाँ पे आपको फिगर में शो किया गया है। ये जो बी और डी पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान ये गैल्वेनोमीटर लगाया गया है और ये जो ए और सी है, इनके अक्रॉस जो है वो बैटरी अटैच की गई है। जैसे ही हम ये इसका स्विच क्लोज करेंगे तो इनमें रेजिस्टेंसेस में करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी जो अननोन रेजिस्टेंस है वो से हमने ये कहा कि ये R4 जो है ये अननोन रेजिस्टेंस है जो कि हमने फाइंड करनी है। R1, R2 और R3 वो रेजिस्टेंसेस हैं जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं और ये हमारी नॉन रेजिस्टेंसेस है। अच्छा, अब इन नॉन रेजिस्टेंसेस को ऐसे एडजस्ट करना है कि ये गैल्वेनोमीटर में से करंट का फ्लो जो है वो जीरो हो जाए, यानी गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दे। चलते हैं सर्किट को सॉल्व करने की तरफ। तो इसमें हम इसको सॉल्व करने के लिए जो किरचॉफ सेकंड रूल है वो इस्तेमाल करते हैं। किरचॉफ सेकंड रूल में ये बताया गया है कि आपके पास अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज्ड लूप शुड बी जीरो। तो हम उससे पहले हम किरचॉफ रूल को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम देखते हैं कि इसमें जो करंट के जो सेंसेस हैं वो कैसे ली गई हैं। हम इसमें करंट जो है वो किसी भी सेंस में सपोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको क्लॉकवाइज भी सपोज कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी सपोज कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर मैंने इस लूप में करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सपोज किया है कि इसमें इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट I1 फ्लो कर रहा है। तो किरचॉफ रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो लूप में जो करंट होता है वो सेम सेंस में लिया जाता है। यानी अगर आपने इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट लिया है तो आप सब जितनी भी यहाँ पे लूप्स बन रही होंगी उनमें एंटी क्लॉकवाइज करंट ही सपोज करेंगे। सो इसमें जो इस लूप में जो करंट है, जो कि लूप का नाम है ADBA, ये जो लूप है इसमें करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज I1। और यहाँ पे DCBD ये जो लूप है इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट ही हम सपोज करेंगे और ये I2 है। और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है वो सपोज करेंगे और ये आपके पास I3 है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपके पास, क्योंकि जब पता है जब आपके पास चार्जेस जो है वो किसी रजिस्टर में से गुजरते हैं तो वो उसकी जो एनर्जी है उसको कंज्यूम करते हैं। ये जो आपके पास एनर्जी जो है कंज्यूम हो रही है ये नेगेटिव में है। इसी तरह जब इसके इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हम लेंगे तो वो उसमें वो नेगेटिव ही आना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम चलते हैं। तो यहाँ से हमने लूप स्टार्ट की कि हमारे पास लूप हमने फॉर द लूप ए डी बी ए हमने इस लूप से हम कब कहें स्टार्टिंग पॉइंट हम कोई भी ले सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ए लिया। जब ए से डी की तरफ जो है ये करंट जो है I1 इसमें फ्लो कर रहा है, तो आप देखें कि उसी टाइम इसमें एक I3 करंट जो है ये इसके मुखालिफ जा रहा है। यानी ए से डी की तरफ जाने वाला करंट I1 है और यहाँ पे उसी टाइम पे इधर को करंट जा रहा है जो कि आपके पास I3 है। सो नेट करंट जो इसमें होगा इस डायरेक्शन में वो I1 माइनस I3 होगा। और उस करंट को जब रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वोल्टेज चेंज आएगी और ये वोल्टेज चेंज आपके पास नेगेटिव की आएगी। अच्छा, अब ये आपके पास I1 माइनस I3 नेट करंट है जो कि किस रेजिस्टर R3 में से गुजर रहा है। तो करंट को जब रेजिस्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वोल्टेज बन जाती है और वो ये वोल्टेज चेंज जो है ये नेगेटिव की है। अब इसी तरह जब आप डी से बी की तरफ यानी जब करंट जा रहा है तो I1 करंट की ये डायरेक्शन है, लेकिन इसके ऑपोजिट में एक करंट है जो कि आपके पास I2 है। सो नेट करंट जो डी से बी की तरफ जा रहा है वो आपके पास I1 माइनस I2 है और ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये वोल्टेज बनेगी। ये RG का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर है। सो ये करंट जो I1 माइनस I2 जो डी से बी की तरफ जा रहा है और मल्टीप्लाई ये रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो ये आपके पास वोल्टेज चेंज बन गई और वोल्टेज चेंज जो है किसी भी रेजिस्टर में से गुजरते हुए ये हमने नेगेटिव ही लेनी है। ये हमने नेगेटिव की ली वोल्टेज चेंज। अच्छा, उसके बाद ये जो डी से ए की तरफ आते हुए यहाँ पे ओनली करंट जो है I1 है। सो I1 इंटू R1 ये वोल्टेज चेंज होगी और ये भी अगेन वोल्टेज चेंज जो है वो नेगेटिव की ली जाएगी। सो हमने एक लूप के लिए जो है वो इक्वेशन बना ली, वो हमारे पास आ गई। अब हमने इस सेकंड लूप के लिए यानी हमने एक इक्वेशन बनाएंगे किरचॉफ सेकंड रूल की ही मदद से। अच्छा, यहाँ से हमने स्टार्टिंग पॉइंट आप कहीं से भी ले सकते हैं, अगेन बता रहा हूँ, लेकिन मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका डी से लिया है। सो डी सी बी डी
ये लूप हमने है मुकम्मल करेंगे। अच्छा, इसमें यहाँ से जो इधर को करंट है वो I2 है। I2 है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे भी करंट जो है ये C से D की तरफ भी है, जो कि आपके पास I3 है। सो नेट करंट जो D से C की तरफ होगा वो I2 माइनस I3 होगा, और ये किस रेजिस्टर में से गुजर रहा है? R4 में से। तो नेट करंट इनटू ये रेजिस्टेंस आपके पास ये वोल्टेज ड्रॉप आएगा, और ये वोल्टेज ड्रॉप भी नेगेटिव के लिए जाएगा। और यहाँ पे आपके पास जो ओनली करंट जो R2 में से फ्लो कर रहा है वो I2 है। सो I2 इंटू R2 ये आपके पास वोल्टेज चेंज आएगी, और ये भी अगेन आपके पास नेगेटिव में आएगी। अच्छा, अब उसके बाद डी से बी की तरफ आते हुए यहाँ पे इधर को करंट जो है वो I2 है, लेकिन इसके एक मुखालिफ करंट यहाँ पे I1 भी पास हो रहा है। सो नेट करंट जो बी से डी की तरफ होगा वो I2 माइनस I1 होगा, और इसको रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वोल्टेज चेंज बनेंगे, और ये वोल्टेज चेंज भी आपके पास नेगेटिव में आएगी। सो अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज्ड लूप शुड बी 0, तो हमने किरचॉफ सेकंड रूल की मदद से हमने इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दिया। अच्छा, अब आपको वर्किंग कंडीशन जैसे कि पहले डिस्कस हो चुका कि R1, R2 और R3 को ऐसे एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाला करंट जो है वो 0 हो जाए, यानी गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दे, यानी आपके पास जो है IG जो है वो 0 हो। वो उसी सूरत में 0 होगा जब D से B की तरफ जाने वाला करंट और B से D की तरफ जाने वाला करंट यानी I1 और I2 आपके पास सेम होंगे। तो देन आपके पास जो है नेट करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर IG जो है वो 0 होगा। वर्किंग कंडीशन के तहत आपके पास जो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलती है वो I1 मस्ट बी इक्वल टू I2, तो फिर ही गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं पास होगा और गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। सो ये जो आपके पास वर्किंग कंडीशन आई है I1 इज इक्वल टू I2, हम इसको अबव इक्वेशंस में पुट कर देते हैं। देखिए, अब यहाँ पे जब I2 को आप I1 पुट करेंगे तो आपके पास ये वाला हिस्सा जो है वो आपके पास जो रिजल्ट है उसमें नहीं आएगा। इसी तरह जब I2 को आप I1 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी ये I2 को I1 पुट करेंगे तो I1 माइनस I1 0 होकर की वजह से ये हिस्सा जो है वो खत्म हो जाएगा। सो हमने जहां पे भी हमें इन दोनों इक्वेशन में I2 नजर आ रहा है हम उसकी जगह I1 पुट कर सकते हैं। सो ये पहली इक्वेशन जो है इसमें माइनस या आपके पास I1 माइनस I3 इंटू R3 माइनस I1 इंटू R1 इज इक्वल टू 0, और ये वाली इक्वेशन में ये I2 की जगह I1 पुट कर दिया है। सो माइनस इंटू I1 माइनस I3 इंटू R4। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये है माइनस I2 को फिर अगेन I1 पुट कर दिया, तो ये आपके पास जो है ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, इसमें ये जो आपके पास ये वाली चीज है माइनस I1 इंटू R1, और यहाँ पे माइनस आई वन इंटू R1 और इधर माइनस I1 इंटू R2, ये जो नेगेटिव की टर्म्स है उनको इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी। तो आपके पास जो इस इक्वेशन से हम ये इक्वेशन जो है वो आराम से बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है आप इसको ये सेकंड इक्वेशन पे अगर डिवाइड कर दें तो ये I1 से कैंसिल हो जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे इसको। ये माइनस माइनस से कैंसिल होगा, I1 माइनस I3, ये I1 माइनस I3 से कैंसिल हो जाएगा। यानी अब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन पे डिवाइड करेंगे, आपके पास रिजल्ट आएगा R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। सो यहाँ पे अगर ये R4 जो है अगर वो अननोन थी तो हमने R4 की वैल्यू फाइंड करनी थी। हाँ, R4 को इधर इधर ले आए, ये R2, हाँ, R2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, R1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो गया। सो हम अगर हमें ये R1 R2 R3 की वैल्यूज अगर हमें पता है तो हम आसानी से R4 की वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ कि जब ये ब्रिजस्टोन का आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकली जब हम इसको अननोन रजिस्टर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं उनमें इन रेजिस्टेंसेस को ऐसे एडजस्ट करना कि गैल्वेनोमीटर में से डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, ये काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन उसको आसानी के साथ एक तरीके से किया जा सकता है। उसमें यहाँ पे ये जो R3 और R4 रेजिस्टेंसेस लगाई गई है ना, इसकी बजाय एक खास मटेरियल की बनी हुई जो है वो वायर अटैच कर दी जाती है जो कि A और C टर्मिनल के दरमियान लगाई जाती है, फिर ये रेजिस्टेंसेस नहीं लगाई जाती। अच्छा, अब ये जो आपके पास जो वायर है ये इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम है, जाहिर सी बात है इसकी काफी सारी बड़ी लेंथ है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ एक जोकी अटैच कर दी जाती है। अच्छा, ये जोकी को इस वायर के ऊपर मूव किया जाता है तो फिर आसानी से हमारे पास जो है वो एक लेंथ आ जाती है जिसके ऊपर जो है ये गैल्वेनोमीटर में से डिफ्लेक्शन जो है वो 0 हो जाती है। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये वाली जो रेजिस्टेंस है वो ये वायर दे रही है यहाँ पे। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड कर रही है इस लेंथ ऑफ द वायर पे। सेम मैं इस लेंथ ऑफ द वायर को L1 कह देता हूँ, और ये जो इधर लेंथ ऑफ द वायर है इसको सेम मैं L2 कह देता हूँ। तो यहाँ पे R3 और R4 के दरमियान जो रेशियो होगी वो डिपेंड करेगी इनकी लेंथ पे।
ठीक है? तो R3 और R4 के दरमियान वही रेशियो होगी जो L1 और यहाँ पे L2 के दरमियान रेशियो होगी। सो जो अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हम फाइंड करना चाह रहे होंगे वो हम उस वक़्त यहाँ पे लगाएँगे, या R1 की जगह पे या R2 की जगह पे, और जो कि जो है वो इधर हम इस वायर पे हम मूव करेंगे। जहाँ पे आपके पास गैल्वानोमीटर जो है वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगा, वहाँ पे हम फिर लिख सकेंगे कि R1/R2, जो यहाँ पे आपके पास R3/R4 में जो रेशियो थी वो इनकी जो है लेंथ्स में दरमियान रेशियो होगी, उसको हम L1/L2 से रिप्लेस कर देंगे। जो जहाँ यहाँ पे जो भी अननोन होगा, चाहे R1 है या R2 है, वो इजीली डिटरमिन कर लेंगे। लेकिन ये सारी बात जो मैंने एंड पे की है ये उसके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।